इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। बड़े इरादों का घर है बनाना, तो बाबू रवि किशन से ये किस्सा सुन के जाना। रवि भैया बहुत मेहनत की, पर लोग कहते हैं कि हमसे परिवार की देखभाल में कसर रह गई। अपनों के खातिर तो शहर काम ढूंढने गए थे। जी भैया, अपनी कमाई से आज परिवार के लिए घर बनवा रहे हैं। और देश का नंबर 1 सीमेंट अल्ट्राटेक चुनकर तुम कोई कसर नहीं छोड़ रहे हो। सही कहा भैया। जे बात, हर एक मौका है, इसीलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1 अल्ट्राटेक। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए। श्रोताओं, कार्यक्रम में अब समय है कृषि चर्चा का, जिसमें हम बात करेंगे फूल गोभी में कीट नियंत्रण पर। फूल गोभी एक महत्वपूर्ण सब्जी है जो हमारे आहार में पोषक तत्व का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, लेकिन कीटों के हमले से हमारी जो फूल गोभी की फसल है उसको काफी नुकसान होता है। इसलिए यह जरूरी है कि हम कीटों के नियंत्रण के लिए जरूरी कदम उठाएं। किसान भाइयों, फूल गोभी में जो प्रमुख कीट हमें देखने को मिलते हैं उसमें मक्खिया, कटवर्म, डायमंड बैक और कैवेज लूपर्स नाम के जो कीट होते हैं, इनका मुख्य रूप से प्रकोप होता है। जो मक्खिया होती है वो छोटे हरे या सफेद रंग के कीट हैं जो पौधों का रस चूसती है। और कटवर्म जो है यह भी भूरे रंग का एक कीट होता है जो रात में हमारे पौधों के तनों को काटता है। और डायमंड बैक मोथ लार्वा जो होता है ये एक हरे रंग का लार्वा है जो पत्तियों को खाता है। इसके अलावा जो कैबेज लूपर्स है यह भी एक प्रकार का लार्वा है और यह भी हमारी पत्तियों को खाता है। तो जब इन कीटों का प्रकोप हमारी फसलों पर होता है तो हमारी फसलों को नुकसान होता है। जैसे कि जब ये कीट हमारी फसलों का जब रस चूसते हैं तो इससे हमारे पौधों की वृद्धि रुक जाती है और पत्तों को और फूलों को भी नुकसान होता है और जो हमारी फसल है उसकी गुणवत्ता भी खराब होती है, जिससे हमें उसके उचित मूल्य नहीं मिल पाते हैं। तो इनके नियंत्रण के लिए अगर हम सोचें तो प्रमुख रूप से जो प्रभावित पौधे हैं उनको हमें खेतों से बाहर कर देना चाहिए। इसके अलावा जो नीम का तेल या साबुन का घोल उसका भी हम स्प्रे इन कीटों से बचाव के लिए कर सकते हैं। हमारे जो फलदायक लाभदायक जो कीट है लेडी बग और लेस विंग्स, इनका उपयोग भी हम कर सकते हैं। ये लार्वा को खाके हमें कीटों के प्रकोप से बचाते हैं। इसके अलावा हम फसल चक्र और अंतर फसल का उपयोग भी कर सकते हैं। खेतों को साफ सुथरा रखें और कीट प्रतिरोधी किस्मों का प्रयोग करें। फेरोमोन टैप्स का भी उपयोग हम कर सकते हैं और कीटों की निगरानी करें और जैसे ही हमें कीट दिखते हैं उसके नियंत्रण के लिए उपाय करें। फूल गोभी की खेती में हम सरसों अगर बीच में लगाते हैं 2:1 के अनुपात में, जैसे 2 लाइन अगर हम अपनी गोभी की लगाते हैं और 1 लाइन सरसों की लगाते हैं तो जो कीट होते हैं ये सरसों पे ज्यादा आकर्षित होते हैं और सरसों की फसल पे हमला करते हैं। जब इनको सरसों की फसल नहीं मिलती है तो ये हमारी मुख्य फसल पे हमला करते हैं। तो हमें सरसों की फसल बीच में लगाना चाहिए और कीटों के नियंत्रण के लिए हम सरसों की फसल पे कीटनाशकों का उपयोग भी कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, ये थी हमारी फूलगोभी पर जो कीटों के प्रकोप है उसके संबंध में बातचीत। कार्यक्रम में अब समय है आज के मेहमान से आपको मिलवाने का, तो आइए सुनते हैं हमारे आज के मेहमान
मुकेश परिहार जी से की गई ये बातचीत। नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है हमारे नर्सरी व्यवसाय पर आधारित आज की भेंटवार्ता में। और आज हमारे मेहमान श्री मुकेश परिहार जी से हम नर्सरी व्यवसाय के विभिन्न पहलुओं पर उनके अनुभव को और उनके ज्ञान को शेयर करेंगे और उनसे सफलता के लिए इस क्षेत्र में जो आवश्यक टिप्स है और रणनीतियां हैं उनके बारे में जानेंगे। तो मुकेश परिहार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम किसान वाणी में। नमस्कार मित्रों। सर, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि आखिर कैसे आपने सोचा कि मुझे नर्सरी के व्यवसाय में जाना चाहिए, कैसे आपने इस ओर बढ़ने के लिए अपना मन बनाया? देखिए प्रहलाद जी, एक तो सबसे पहला विषय होता है कि आपका इंटरेस्ट किस तरफ है और आपको क्या अच्छा लगता है, क्या कार्य करके आप थोड़ा सा मानसिक सुकून पा सकते हैं, व्यवसाय के दृष्टिकोण से आपकी क्या सोच कार्य करती है। उस हिसाब से मेरा इंटरेस्ट बहुत पुराना है इस लाइन में। मैं बेसिकली एक किसान परिवार से भी हूँ, शौकिया हम लोगों की किसानी जमीन भी रही है, तो खेती बाड़ी भी कर चुके हैं और पेड़ पौधे की दुनिया में यानी नर्सरी लाइन में काफी शुरू से इंटरेस्ट रहा है और पेड़ पौधे पालना पोसना, उनका पालन पोषण करना, तो काफी सुकून महसूस होता रहा है इस लाइन में। इस वजह से मैंने इस व्यवसाय को चुना और धीरे धीरे इसमें महारत हासिल होती गई। आज उसी का परिणाम है कि मैं बैतूल शहर में एक छोटी मोटी नर्सरी का मालिक हूँ। हालांकि मेरा फोकस अभी सिर्फ और सिर्फ सजावटी पौधों की तरफ है, जो इंडोर प्लांट, आउटडोर प्लांट, सेमी शेड वाले जो प्लांट्स होते हैं, घर की रौनक बढ़ाने के लिए बहुत उपयोगी होते हैं, सजावट का माध्यम बन चुके हैं, इसके तरफ ज्यादा फोकस है। उसके साथ साथ अभी फल फ्रूट और मसालों की तरफ मैं कार्य कर रहा हूँ। हालांकि नर्सरी लाइन में 3-4 कैटेगरी में अलग अलग कार्य होता है। रेडीमेड पौधे भी खरीद होती है, कुछ अपने पास भी बनाए जाते हैं, कुछ किसानों के माध्यम से जो पौधे बनाए जाते हैं उनको भी खरीद के कार्य होता है, कुछ पौधे अपने कर्मचारियों के थ्रू यहाँ तैयार किए जाते हैं। तो ये सब चीजें साथ में मिला जुला संस्करण चल रहा है। बिल्कुल सही। और आपने जब ये नर्सरी का व्यवसाय शुरू किया तो अभी आपको लोगों की किस तरह की प्रतिक्रिया मिलती है, किस तरह का इंटरेस्ट लोग इस क्षेत्र में पौधों को लेकर दिखाते हैं? प्रहलाद जी, सबसे पहले तो ये है कि ये कार्य क्षेत्र जो है नर्सरी व्यवसाय, ये लोगों के लिए एक मतलब कि यार हमारे एरिया में एक नर्सरी खुल गई, तो बहुत अट्रैक्शन है लोगों का, अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, प्रेम मिल रहा है, लोगों में उत्साह है थोड़ा सा। और चूंकि लोगों को एडवाइजरी, सलाह, कंसल्टेंसी की जरूरत पड़ती है, लोग करना चाहते हैं, घरों में भी करना चाहते हैं, अपने खेतों में भी करना चाहते हैं, बागवानी बागानों में भी करना चाहते हैं, छोटा मोटा जो गार्डन होता है घरों में वहां भी करना चाहते हैं, तो सही वो एक उचित सलाह नहीं मिलती, सही मार्गदर्शन नहीं मिलता लोगों को। तो यहाँ पे मुझसे मुलाकात करने के बाद भाई छोटा मोटा जो मेरे पास इस लाइन का ज्ञान है तो मैं उनके साथ शेयर करता हूँ और कई माध्यम बताता हूँ, पौधों को कैसे पालन पोषण करना है, कैसे ट्रीटमेंट करना है, कैसे उनका कली फूल लेना है और कैसे सजावट के लिए उनको तैयार करना है। तो काफी अच्छा रिस्पांस मिला है मुझे पब्लिकली। और इस क्षेत्र में ब्लॉक था, खाली था, तो ये क्षेत्र के लोगों के लिए भी एक उत्साह का विषय है कि हमारे क्षेत्र में एक नर्सरी खुली है। जो अब मैं धीरे धीरे अपने स्तर से पौधों की कैटेगरी बढ़ा रहा हूँ और मेरा सोचने का नजरिया है कि मैं कम लागत में, कम कीमत में अच्छे अच्छे प्लांट्स लोगों तक मुहैया कराऊं जो घरों की सजावट के माध्यम बने। और आगे चल के मैं किसानों के लिए भी कुछ करना चाहता हूं, जो मेरा टारगेट है। धीरे धीरे मैं बढ़ाऊंगा अपने आप को। परिहार जी, जैसे आपने अभी बताया कि आपकी जो नर्सरी है ये सजावटी पौधों की नर्सरी आपने यहाँ खोली है, तो और ये किस तरह की नर्सरियां हमारे किसान भाई और हमारे श्रोता लोग तैयार कर सकते हैं? देखिए प्रहलाद जी, नर्सरी शब्द की जो मीनिंग है बहुत बड़ा व्यापक शब्द है। ये अपने आप में एक विस्तृत
व्यापक रूप रखता है। नर्सरी बहुत प्रकार की होती है, विभिन्न प्रकार की नर्सरियां होती है। ठीक है, नर्सरी के अंतर्गत सजावटी पौधों की एक अलग श्रेणी है ना, जंगली पौधों की एक अलग श्रेणी है, किसानों के लिए जो खेती बाड़ी में पौधे होते हैं उनकी श्रेणी अलग है, कुछ आयुर्वेदिक पौधे तैयार करने वाली नर्सरियां अलग होती है, कुछ नर्सरियां टिश्यू कल्चर पे काम करती है, जैसे गन्ने के टिश्यू कल्चर बनाना, किसानों को गन्ने के बीज उपलब्ध कराना, कुछ नर्सरियां सब्जियों के ऊपर फोकस करती है, जो सिर्फ और सिर्फ सब्जियों के जो पौधे तैयार होते हैं हर सीजन में, गर्मी के, बारिश के, ठंड के, अगर टमाटर है, मिर्ची है, गोभी है, ऐसे फल फ्रूट के पौधे तैयार करते, सब्जियों के पौधे तैयार करते हैं, तो वो नर्सरियों की कैटेगरी अलग होती है। तो अपने आप में नर्सरी व्यवसाय एक बड़ा व्यापक रूप लेके चल रहा है और इसमें सब अपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से काम करते हैं। कुछ प्राइवेट नर्सरियां हैं, हम जैसे लोग जो प्राइवेट नर्सरी खोले हुए हैं, तो हमारा भी उद्देश्य है कि हम अच्छे से अच्छे पौधे लोगों तक पहुंचाए, क्योंकि नर्सरी व्यवसाय में खुद तो हम तैयार करते हैं पौधे, लेकिन बड़े शहरों से भी सप्लाइयां होती है। बड़े शहरों में जो माल तैयार होता है वो भी हम उचित मूल्य पे यहाँ ग्राहकों को देने की कोशिश करते हैं। और सर जी, अगर जैसे हमारे कोई श्रोता नर्सरी व्यवसाय को करना चाहे तो उन्हें क्या किसी प्रकार के प्रशिक्षण की आवश्यकता है? किस तरह वो इस व्यवसाय को शुरू कर सकते हैं? यदि इंटरेस्ट है तो थोड़ा सा नॉलेज भी होगा उस व्यक्ति को, यदि इंटरेस्ट ले रहा है तो। बाकी ऐसा कोई गवर्नमेंट की तरफ से या कोई ऐसा संस्था की तरफ से बेसिकली कोर्स नहीं है इसमें अपना नॉलेज धीरे धीरे गेन करके व्यक्ति काम कर सकता है, शुरू कर सकता है। किसान को तो वैसे ही अपने क्षेत्र में बहुत नॉलेज होता है, बहुत अनुभव होता है, ठीक है, लेकिन बेसिकली किसान अपनी फसलों पे ज्यादा फोकस करता है। जितना वो फसलों पे मेहनत करता है वैसा ही किसान भाई ने नई चीजों को शामिल करके इतनी मेहनत यदि करे तो उसको एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम, एक अच्छी मनी तैयार कर सकता है, वो एक इनकम का जरिया कर सकता है। ठीक है, तो इसके लिए कोई बहुत विशेषज्ञता और बहुत कोर्स करने की जरूरत नहीं है। एक अपना छोटा मोटा इंटरेस्ट डेवलप करना है और उसके माध्यम से आज सोशल मीडिया है, दूसरी बड़ी बड़ी नर्सरियां है, अलग अलग जगहों पे जो काम हो रहे हैं वहाँ विजिट करना है, उनसे मार्गदर्शन लेना है छोटा मोटा, और उसके हिसाब से शुरुआत की जा सकती है। और हर क्षेत्र की नर्सरी के लिए अलग अलग प्लांट्स होते हैं, अलग अलग उनके ट्रीटमेंट होते हैं, अलग अलग तरीके से उनको तैयार किया जाता है। तो पौध नर्सरी तो बहुत बड़ा व्यापक रूप है, लेकिन इसमें सजावटी पौधे, इस पे अलग वर्क होता है। अपना आयुर्वेदिक पौधों पे अलग वर्क होता है। अपना सब्जी भाजी के पौधे हैं उन पे अलग वर्क होता है। तो और जंगली पौधे का मीनिंग मेरा ये था कि जो छोटे पौधे जो फॉरेस्ट्री के लोग तैयार करते हैं, फॉरेस्ट वाले जो तैयार करते हैं, वो अब प्राइवेट नर्सरी के लोग भी तैयार करने लगे, क्योंकि फॉरेस्ट नर्सरियों की एक लिमिट होती है, जंगलों में टारगेट होते हैं, तो जंगलों में अपना पर्यावरण समितियां है, अपना वन समितियां है, इनका जो सरकारी महकमा है ये बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन पौधे कहीं ना कहीं कम पड़ जाते हैं और हर श्रेणी के पौधे तैयार नहीं हो पाते। तो अब वो सब काम प्राइवेट नर्सरी के लोग भी कर रहे हैं, जो बाद में पेड़ों का रूप लेते हैं जंगलों में, और धीरे धीरे इस कार्य में महारत होते चलती है। अपनी कार्य कुशलता के आधार पे लोग नॉलेज को बढ़ाते चलते हैं, लोगों से एक दूसरे से जुड़े हुए रहने वाला व्यवसाय है ये। और सर जी, किस तरह के लागत की इसमें आवश्यकता होती है? कितनी लागत कम से कम लगा के आदमी इस व्यवसाय को शुरू कर सकता है? प्रहलाद जी, ये भी विषय जो है ये डिपेंड करता है कि आप किस स्तर से, कितने बड़े स्तर से करना चाहते हैं। तो लागत तब काम करती है कि आपने क्या टारगेट बना रखा है, क्या सोच विचार रखा है कि आपको एक बड़े क्षेत्र में करना है या छोटे से शुरुआत करना है या मध्यम स्तर से करना है। तो लागत तो उस पर डिपेंड करती है। वैसे यदि युवा पीढ़ी इस दिशा में आना चाहे या किसान भाई हमारे कुछ करना चाहे इस दिशा में, तो शुरुआत
1,50,000 से भी हो सकती है। सब बहुत बड़े बजट की जरूरत नहीं है, लेकिन अपना एक उद्देश्य क्लियर कर लें कि हमको इन प्लांट्स के ऊपर काम करना है, तो वो हो सकता है 25,000 से भी शुरू हो जाए, 50,000 से भी शुरू हो जाए, लाख रुपए से भी शुरू हो जाए। तो एक बहुत बड़े बजट की आवश्यकता नहीं है शुरुआत करने के लिए। फिर आप अपना धीरे धीरे श्रेणी बढ़ा सकते हैं, अपना बजट बढ़ा सकते हैं, है ना। उसके हिसाब से आप इस कार्य को अंजाम दे सकते हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि इस व्यवसाय में किस तरह की चुनौतियों का सामना आमतौर पर करना पड़ता है। प्रहलाद जी, ऐसा है कि इसमें चुनौतियां भी आपके कार्य क्षेत्र के ऊपर डिपेंड करती है, निर्भर करती है कि आपने नर्सरी व्यवसाय को तरफ से चुना है, किस तरह से चुना है, किन प्लांटों पे आप काम करना चाहते हैं। तो चुनौतियां भी वहाँ पे बदलती है। चुनौतियां तो है, लेकिन आपका जो थोड़ा सा नॉलेज है, वो नॉलेज का उपयोग करके आप चुनौतियों से बखूबी लड़ सकते हैं। चुनौतियां ऐसी है कि प्रकृति, सबसे पहले तो प्रकृति, मौसम, बारिश, आंधी तूफान, ये सब चीजें तो प्रकृति प्रदत्त चीजें हैं, ये कहीं ना कहीं इफेक्ट करती है। तो चुनौतियां छोटी मोटी आती रहती है, तो वो कर करके सीखते सीखते हर व्यक्ति इसमें धीरे धीरे इन चुनौतियों से लड़ने में सक्षम हो जाता है। और अपने व्यवसाय को और अधिक लोगों तक के किस तरह से इसको पहुंचा सकते हैं। अपन जो भी नर्सरी का काम कर रहे हैं उसमें अपन सफलता अधिक प्राप्त करें, तो अपनी सेल इसमें जो बढ़ना चाहिए उसके लिए किस तरह के प्रयास कर सकते हैं। कार्य कोई भी हो, यदि आप उत्पादन कर रहे हैं या फिर आप प्रोडक्शन कर रहे हैं या मैन्युफैक्चरिंग आप बना रहे हैं, तो कार्य कोई भी हो, उसके बाद उसके पीछे मार्केटिंग स्ट्रेटेजी काम करती है। मार्केटिंग इन द सेंस कि विपणन आप कैसे कर रहे हो, उन चीजों को, उन उत्पाद को बेचने के लिए बाजार क्या है ना, कौन सा ग्राहक उसको पसंद कर रहा है, कौन सा किसान उसको पसंद कर रहा है, किस जगह पे उसकी उपयोगिता है, कहाँ पे उस प्रोडक्ट को सेल किया जा सकता है। तो ये सब बहुत बड़ा विस्तृत विषय है कि मार्केटिंग लगती है आपके उत्पाद को बेचने के लिए। तो मार्केटिंग जरूरी नहीं कि आप बहुत बड़ा पैसा खर्च करके मार्केटिंग करें। आपके अपने पर्सनल व्यवहार होते हैं, लोगों से मेलजोल होता है, किसान का किसान के साथ संगठन होता है, किसानी मित्रता होती है आपस में। चौपाल में जब बैठते हैं तो अपना माउथ पब्लिसिटी होती है ना, लोगों तक कई चीजें पहुंचाई जाती है किसी के माध्यम से। एक मार्केटिंग का एक सब्जेक्ट है। तो धीरे धीरे सब जब पता चलता है कि किसी ने ऐसा काम डाला है या कोई इस तरह का व्यवसाय कर रहा है, तो लोग जो जरूरतमंद होते हैं वो स्वतः भी जुड़ते हैं इस कार्य में, स्वतः भी जुड़ने लग जाते हैं। तो ऐसा बहुत बड़ा दिक्कत का विषय नहीं है कि आपने उत्पाद तैयार किया, पेड़ पौधे तैयार किए तो बिकेंगे या नहीं बिकेंगे। धीरे धीरे एक पब्लिसिटी होते चलती है और लोगों का जुड़ाव होने लगता है। और सर जी, इस व्यवसाय में किस तरह के लाभ की संभावनाएं दिखती है। कार्य क्षेत्र प्रहलाद जी ऐसा है कि लाभ की संभावना तो काफी है। इसमें डिपेंड करता है, निर्भर करता है कि आपने किस स्तर से इसको शुरू किया है ना। एक शौकिया स्तर भी होता है, उसके बाद टोटली प्रोफेशनल एटीट्यूड रख के, प्रोफेशनल एक्टिविटी के थ्रू आप आगे कर रहे हैं। तो आपका स्तर डिपेंड करता है, निर्भर करता है कि आपका व्यवसाय कितना प्रॉफिट आपको निकाल के देगा। और ये डिपेंड करता है आपने क्या लागत लगाई है, फिर उसके बाद आपका सेलिंग का क्या परसेंटेज है ना, विपणन की जो आपकी नियमावली है, विपणन का जो नियम है, उस पर कैसा कार्य हो रहा है। इस स्तर पे डिपेंड करता है कि आपने कितना बड़े स्तर से इस कार्य को अंजाम दिया है। बाकी लाभ का सब्जेक्ट तो है, लाभ का व्यवसाय है, और आदमी धीरे से भी शुरुआत करे, किसान बंधु हो या युवा वर्ग हो, धीरे धीरे भी शुरुआत करे तो इसको व्यापक रूप में बढ़ा सकता है। और परिहार जी, चलते चलते मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इस नर्सरी व्यवसाय को लेकर के आप हमारे श्रोताओं को किस तरह की सलाह देना चाहेंगे। है कि सलाह की बात हम यदि करें तो किसान बंधु अपने आप में अनुभवी होता है, सालों का अनुभव उनके पास होता है। और नर्सरी व्यवसाय में बहुत अलग अलग श्रेणियां हैं, तो
किसान बंधु के लिए अलग सलाह हो सकती है और युवा वर्ग के लिए अलग सलाह हो सकती है। बाकी ट्रैक सबका एक जैसा ही है। तो ये है कि किसान बंधु अपना पारंपरिक जो खेती कर रहे हैं, जो पारंपरिक खेती में जो क्रॉप लगाते हैं, कोई किसान 2 फसल लगाता है, कोई 3 फसल लगाता है, इस नजरिए से हट के थोड़ा सा सोचे। आप सोचे इन द सेंस कि इस नजरिए से हट के कुछ खेती बाड़ी में करने की कोशिश करें। आज सरकार हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, बहुत प्रोत्साहन दे रही है, बढ़ावा दे रही है कि किसान बंधु कुछ योजनाओं के थ्रू जुड़े और पेड़ पौधे जैसे फल फ्रूट के पेड़ पौधे हैं और प्लांटेशन है, जिससे किसान अपना उत्पादन बढ़ा सके और एक अच्छी इनकम का उनके लिए जरिया बन जाए, पारिवारिक सदस्य उसमें शामिल हो। ऐसी बहुत सारी योजनाएं गवर्नमेंट चला रही है। तो किसानों को थोड़ा सा ध्यान देके अपनी पारंपरिक खेती से हट के कुछ करना चाहिए, मेरा नजरिया है सोचने का। और युवा वर्ग जो है एक साइड इनकम का जरिया बनाते हुए भी यदि शुरुआत करते हैं इसको, तो इसमें काफी स्कोप है आने वाले समय में। अभी भी स्कोप है और आने वाले समय में स्कोप बढ़ेगा ही बढ़ेगा। चलिए परिहार जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने अपना कीमती समय देके अपना अनुभव हमारे श्रोताओं के साथ शेयर किया। धन्यवाद। ला रही है तो किसानों को थोड़ा सा ध्यान देके अपनी पारंपरिक खेती से हट के कुछ करना चाहिए, मेरा नजरिया है सोचने का। और युवा अभी आप सुन रहे थे मुकेश परिहार जी से नर्सरी व्यवसाय पर की गई बातचीत। चलिए अब चलते हैं मनोरंजन की ओर और सुनते हैं ये लोकगीत। पहले हमके मनाओ गजानन, पहले हमके मनाओ, 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 पहले हमके मनाओ गजानन, पहले हमके मनाओ। जय अमा माता जय अमा पिता, 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 जय अमा है नी बुहारी गजानन, पहले हमके मनाओ, पहले हमके मनाओ 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 गजानन, पहले हमके मनाओ। गुराम माता जसे अमा पिता, गुराम माता जसे अमा पिता, गौराम 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 माता जसे अमा पिता, शिव अमा पिता 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 जसे अमा पिता। रिद्धि सिद्धि बुहारी गजानन, पहले हमके मनावे, पहले हमके मनाओ गजानन, पहले हमके मनाओ, पहले हमके मनाओ गजानन, पहले हमके मनाओ, पहले हमके मनाओ गजानन, पहले हमके मनाओ, पहले हमके मनाओ
पहले हमके मनाओ गजानन, पहले हमके मनाओ, हमके मनाओ गजानन, पहले हमके मनाओ, पहले हमके मनाओ गजानन, पहले हमके मनाओ। ग्राम्स सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेसल एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। ये है हर भारतीय नागरिक की शिकायत पर त्वरित कार्यवाही की गारंटी का पोर्टल। सीपी ग्राम्स एक ऐसी विश्वसनीय प्रणाली जो प्रत्येक नागरिक को सशक्त बनाती है और सुशासन के हर स्तर पर अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करती है। सीपी ग्राम्स, संवेदनशील, असरदार, जवाबदेह। आज ही लॉग इन करें सीपी ग्राम्स। किसान भाइयों, कार्यक्रम में अब समय है श्रृंखला बातें खेती किसानी का। किसान भाइयों, रबी सीजन की फसलों का सीधा संबंध पानी की उपलब्धता से होता है। ऐसे में हमारे किसान भाइयों को चाहिए कि पानी की उपलब्धता के आधार पर ही फसलों का चयन करें। रबी सीजन की मुख्य फसल गेहूं जो है, उसमें सरबती वैरायटी जो है वो कम पानी में लग सकती है। लगभग 25 से 30 दिनों के अंतराल में अगर इसे 2 पानी मिल जाए तो भी यह वैरायटी बेहतर प्रदर्शन दे सकती है। और जिन क्षेत्रों में पानी की उपलब्धता कम है, वहां कम पानी वाली फसलों को बोना चाहिए, जिसमें चना एक बेहतर विकल्प हो सकता है। समय पर जरूरत के अनुसार अगर पानी मिल जाए तो गेहूं और चने जैसी फसलें 15 से 20% तक की अधिक बढ़त हमें दे सकती है। और किसान भाइयों, यह धारणा बिल्कुल गलत है कि ज्यादा पानी देने से उत्पादन ज्यादा होता है, बल्कि पौधों को उसकी क्रांतिक अवस्था पे पानी मिले, यह ज्यादा जरूरी है। और गेहूं और चने की जो फसलें हैं, कम पानी वाले क्षेत्रों में पहला पानी अगर 20 से 25 दिन में और दूसरा पानी 40-45 दिन के अंतराल पे अगर उसे मिल जाए तो भी यह अच्छी उत्पादन दे सकती है। चलिए साथियों, कार्यक्रम में अब समय है आज के मंडी भाव का। तो जानते हैं कृषि उपज मंडी बैतूल से प्राप्त आज के बाजार भाव इस प्रकार है। सोयाबीन न्यूनतम 3,675 रुपए, अधिकतम 4,111 रुपए। चना न्यूनतम 4,201 रुपए, अधिकतम 5,200 रुपए और इसका प्रचलित भाव रहा 4,976 रुपए। मक्का, इसका न्यूनतम भाव रहा 1,000 रुपए, अधिकतम भाव रहा 1,905 रुपए और प्रचलित भाव रहा 1,700 रुपए। गेहूं, इसका न्यूनतम भाव रहा 2,203 रुपए, अधिकतम 2,580 रुपए और प्रचलित भाव रहा 2,540 रुपए। सरसों, न्यूनतम 5,701 रुपए, अधिकतम 5,701 रुपए। इसके साथ ही संपन्न होता है हमारा आज का कार्यक्रम किसान वाणी। दीजिए अनुमति प्रहलाद भूमरकर को। राम राम। जय जवान जय किसान। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।